9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलुरु के कामाक्षीपल्या में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर एक नाले के पास पड़ी हुई लाश पर पड़ती है, जिसे कुत्तों का झुंड नोच नोच कर खाने में लगा हुआ था। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत ही उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन चैलेंज ये था कि पुलिस को उस डेड बॉडी से कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिली या कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। डेड बॉडी की प्राइमरी जो एनालिसिस थी, उसके जरिए भी उस शख्स की उम्र 30 से 35 साल ही पता चल पा रही थी और उसकी मौत को लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। ऐसी कंडीशन में पुलिस पहले पता करती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या कोई ऐसे शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या फिर नहीं। ये बॉडी नाले के किनारे मिली थी, इसलिए जाहिर था कि कहीं से बहकर आई हो। इत्तेफाक से पुलिस को ये पता चलता है कि पास के ही एरिया के पुलिस स्टेशन में 35 साल के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें उसका बेटा शनिवार यानी कि 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और नाले से मिली उस लाश की शिनाख्त करवाती है। लाश पर मौजूद बचे हुए कपड़े देखकर मां का दिल दहल उठता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में एक मेडिकल शॉप पर जॉब किया करता था और रोज की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस ने ये मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई, इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी, लेकिन ऐसे खुलासे के साथ जिससे इस केस के तार एक आदमी से जुड़ने वाले थे, जिसने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी डिटेल में काफी भयानक चीजें लिखी हुई थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था, लेकिन शरीर पर अनगिनत चोट के घाव भी थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही कोई कंप्लेंट और ना ही किसी से कोई दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को ये समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ऐसे शख्स के किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। रेणुका स्वामी इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते उसे किडनैप किया गया हो। ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। वहीं पुलिस भी इसे हर दूसरे केस की तरह नॉर्मली ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक से 3 लोग पहुंचते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति, और ये दावा करते हैं कि ये मर्डर उन्होंने किया है। जिस केस में ना तो पुलिस को कोई मोटिव मिला और ना ही कोई क्लू मिला था, उसमें इतनी जल्दी अपराधी खुद चलकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कैसे करने आ गया। उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। अब देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत के ही अपराधी मिल चुके थे और केस खुद ब खुद सॉल्व हो चुका था, क्लोज होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक उस थाने में वहां के एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों के खुद से आकर जुर्म कबूलने की बात हजम नहीं हो पाती है। वो खुद से ही तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं। कत्ल कैसे, कब और कहां किया गया, इन सवालों के जवाब तीनों ने अलग अलग दिए, जिसमें एसपी समझ गए कि ये तीनों ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने के लिए पुलिस की एक टीम लगा दी जाती है। पुलिस ने जब तीनों की सीडीआर चेक की तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है जिसमें पिछले 2 दिन से उन तीनों की लगातार बातचीत हो रही थी, और जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन 3 कातिलों का
इतने बड़े सुपरस्टार से कनेक्शन कैसे था? इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, तीनों लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी पॉइंट्स ने मिलकर शक की सुई को एक अलग ही डायरेक्शन में मोड़ दिया था। एसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से। उनमें से एक आखिरकार टूट ही गया और उसने ऐसा सच बताया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। और एक ऐसे सच का पर्दाफाश होता है जो सबकी सोच से परे था। सुपरस्टार दर्शन कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपने वाइफ से संबंध बिगड़ने लगे और बिगड़े भी इस कदर कि साल 2011 में दर्शन पर उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि साल 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट कर केस विड्रॉल कर लिया गया। इसके बाद साल 2021 में दर्शन पर मैसूर होटल के अंदर एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर और वेटर को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देकर मामले को कवर कर दिया गया। साल 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में कंप्लेंट की। इसके बाद साल 2023 में दर्शन पर उसके पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्शन के अगेंस्ट एफआरआई भी फाइल की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उसकी वाइफ विजया लक्ष्मी के टूटते हुए रिश्ते की असली वजह 10 साल पहले ही दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर जब फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाय चांस ही पवित्रा से वो टकरा जाते हैं और कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को वो फिल्म तो नहीं मिल पाई, लेकिन वो दर्शन के काफी क्लोज आ गई थी। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दर्शन केक काटते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच साल 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के बीच अफेयर्स की जो अफवाह थी उसे एक बार फिर से हवा दे दी। लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने ये रील रीपोस्ट की। इस रील के थ्रू पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया था। ये रील न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि ये भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन और पवित्रा का 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इस वीडियो से विजया लक्ष्मी भड़क गई और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और अगली पोस्ट में उन्होंने इस कैप्शन के साथ अपनी फैमिली फोटो पोस्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या लेना देना है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस पूरे केस की जड़ यहीं से शुरू होती है। साउथ इंडियन मूवीज में एक्टर्स को जिस लेवल का फैंस से सपोर्ट और प्यार मिलता है वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता होगा। इसी तरीके से दर्शन भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग लिए हुए थे। उनके बहुत सारे फैन क्लब्स भी थे। ढेर सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते और अपना आइडियल मानते हैं। यही वजह थी कि पवित्रा और विजया लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में विजया लक्ष्मी को दर्शन के फैंस की बहुत बड़ी लॉबी का भरपूर सपोर्ट मिला। ये वो फैंस थे जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत ठहराते थे और पवित्रा को
उनके भगवान का परिवार तोड़ने वाली महिला कहते थे, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर ढेर सारा हेट मिलने लगा। हजारों लाखों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला 33 साल का ये शख्स उन डाई हार्ड फैंस में से था जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे और दर्शन को भगवान की तरह मानता था। सालों से वो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से एक था जो इस रिश्ते के खिलाफ था और उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करता है वो कभी अपने पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते। वो पवित्रा के हर पोस्ट का कमेंट करता और उसे गलत ठहराता, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा को एक ऐसे ही पोस्ट पर कमेंट करके बुरा भला कहा और आपत्तिजनक भाषा का यूज किया। उसने ये कमेंट एक फेक आईडी बनाकर किया था, जिसे बाय चांस ही पवित्रा ने पढ़ लिया। पवित्रा इतना भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा कि टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। गुस्सा जब काबू से बाहर हो गया तो वो पहुंची दर्शन के पास और उससे कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हमारे रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार प्रोवोक करने पर दर्शन ने उसे अश्योर किया कि वो इसको लेकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉय पवन ने इंस्टा पर पवित्रा के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मानकर झांसे में भी आ गया और बातों ही बातों में एक मैसेज में उसने अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र, जो कि उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही में इस काम के बदले उसने पूरे 30 लाख रुपए भी दिए। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा के फार्मेसी पर जाते समय रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया और उसे ये कहकर साथ चलने को बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे और उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को अंदाजा भी नहीं था कि माफी की आड़ में उनके लिए एक जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर जाते हैं और वहां शुरू होता है हैवानियत का असली खेल। पूरा दिन वो रेणुका स्वामी को बेदम होने तक शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। तभी देर शाम वहां दर्शन अपने साथियों के साथ पहुंचता है और अधमरी हालत में स्वामी की नज़र जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जग जाती है कि जैसे दर्शन अपने मूवीज में आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना कि रियल लाइफ और रील लाइफ में काफ़ी अंतर होता है और ये अंतर स्वामी की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दर्शन उसे वहां बचाने नहीं बल्कि ऐसे गहरे जख्म देने आया था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रेणुका स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा, उसने हैवान बनकर उसे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ ही देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और दोनों इस साल एंड तक पेरेंट्स भी बनने वाले थे। उसकी वाइफ सहाना लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। The subscriber is currently switched off. खबर भी नहीं थी कि अब वो कभी अपने हस्बैंड को देख नहीं पाएगी। अगले दिन सुबह 3 बजे के करीब इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पर ले जाकर एक नाले में फेंक दिया और फिर उसके बाद जो हुआ आप सभी को पता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने लाश को देखा और लाश मिलने के बाद पुलिस को बुलाया। फिर वो 3 अपराधी अपना जुर्म कबूल करने आते हैं, जिससे ये सारा केस खुल जाता है।
दरअसल वो तीनों आदमी दर्शन के कहने पर सारा जुर्म कबूल करते हैं, अपने सर लेने आए थे और इस काम के बदले दर्शन ने इन्हें 50-50 लाख रुपए भी दिए थे। दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया, क्योंकि अगर ये तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो बहुत ही मुश्किल था इस केस का खुलासा हो पाना। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 गाड़ियां और उनके नंबर प्लेट रिकॉर्ड भी हो गई थी, जो कि दर्शन की थी और उसका इस्तेमाल लाश को दफनाने में भी किया गया था। पुलिस को इसमें खून के धब्बे भी मिले और इसके साथ ड्राइवर रवि ने खुद को सरेंडर कर पूरी वारदात की जानकारी भी दे दी। रवि वही ड्राइवर था जो स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु उसी जगह तक लेकर गया था जहां पर उसे टॉर्चर किया गया और पुलिस को राघवेंद्र के पास 30 लाख रुपए भी बरामद हुए, जो कि दर्शन ने ये काम पूरा करने के लिए दिए थे। सीडीआर और फेक अकाउंट से किए गए मैसेजेस भी रिट्रीव कर लिए गए और ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इसमें अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी जबरदस्त अटेम्प्ट रहा। लेकिन इस केस को लीड कर रहे ईमानदार और सख्त एसपी एन कमिश्नर की वजह से न सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस केस में पुलिस ने पवित्रा को प्राइम अक्यूज और दर्शन को सेकंड अक्यूज बनाया है, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके उकसाने पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार दर्शन से जुड़ी और भी चीजें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिका अर्जुन जुलाई 2018 से मिसिंग है। मल्लिका अर्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के 20 लाख रुपए चुरा लिए थे, जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी के सामने आया और ना ही पुलिस उसे पकड़ पाई। अब दोस्तों आप ही बताइए कि आपके हिसाब से क्या दर्शन जब एक कमेंट को लेकर इस हद तक जा सकता है तो फिर उसको इतना बड़ा धोखा देने का क्या ही अंजाम होगा। चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन अपनी मूवीज में कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो क्या है? पर्दे पर दिख रहे कैरेक्टर और रियल लाइफ में दिख रहे कैरेक्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। ये केस हमें मैसेज देता है कि हमें अपने आइडियल, अपने आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सच हो। आज की इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो। क्राइम अड्डा के इस नए और फ्रेश एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है और आप हर समय सतर्क रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल क्राइम अड्डा को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया कीजिए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन को बचा पाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपनी इस दोस्त दिव्या को। मिलती हूँ एक और क्राइम के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।